जब एक लिटिल लायन के पिता की मौत हो जाती है तो वह बहुत कमजोर होता है और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। वह कई साल अकेले जंगल में बिताता है जब तक कि वह इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि नए राजा का सामना कर सके। कहानी की शुरुआत सूरज निकलने से होती है, जहाँ पूरे अफ्रीका के जानवरों को पता चलता है कि नया राजकुमार पैदा हुआ है। वे राजा मुफासा को सम्मान देने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी जानवर प्राइड रॉक के पास जाते हैं, जहाँ राफिकी छोटे सिम्बा के माथे पर एक निशान लगाता है और उसे भविष्य का राजा घोषित करता है। इसके बाद सभी जानवर खुशी से सिर झुकाते हैं, लेकिन स्कार जो मुफासा का भाई है वह इस समारोह में नहीं जाता। वह अपनी मांद में रहता है और एक चूहे का शिकार करता है। जब वह चूहे से खेल रहा होता है तभी जाजू जो राजा का संदेशवाहक है वहां आता है और उसे खबर देता है कि मुफासा उससे मिलने आ रहा है। यह सुनकर स्कार चूहे को छोड़ देता है और गुस्से में जाजू को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुफासा आ जाता है और उसे रोक देता है। मुफासा कहता है कि उसने समारोह में स्कार को नहीं देखा और चाहता था कि उसका भाई वहां होता, लेकिन स्कार अभी भी नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि सिंहासन पर बैठने का उसका हक सिम्बा के जन्म के बाद छिन गया है। इसके बाद मुफासा पूछता है कि क्या स्कार उससे राजा बनने के अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन स्कार मना कर देता है और कहता है कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है क्योंकि मुफासा हमेशा राजा बना रहेगा। इस पर मुफासा जवाब देता है कि वह गलत है क्योंकि एक दिन सिम्बा उसकी जगह लेगा और स्कार का नया राजा होगा। अगले दिन छोटा सिम्बा उठता है और अपने पिता मुफासा से कहता है कि वह उसके साथ गश्त करना चाहता है। मुफासा अपने बेटे को एक ऊंची चट्टान पर ले जाता है और पूरी घाटी दिखाता है। वह कहता है, बेटा जो कुछ भी तुम देख सकते हो और छू सकते हो वह सब तुम्हारा राज्य होगा। यह सुनकर सिम्बा प्रभावित होता है और पूछता है, क्या आप सब कुछ नियंत्रित करते हो? जिसे पर मुफासा जवाब देता है कि एक दिन यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर सिम्बा पूछता है, तो क्या मैं इस पूरी जमीन का मालिक बनूंगा? तब मुफासा मुस्कुराकर कहता है, नहीं बेटा, एक सच्चा राजा जमीन का मालिक नहीं होता बल्कि उसकी रक्षा करता है। जब सिम्बा घाटी की ओर देखता है तो उसे एक अंधेरा क्षेत्र दिखाई देता है। वह अपने पिता से पूछता है कि वह क्या है, लेकिन मुफासा उसे वहां जाने से मना कर देता है। उसी समय जाजू आकर रिपोर्ट देता है कि कुछ लकड़बग्घे क्षेत्र में शिकार करते देखे गए हैं। मुफासा अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए वहां चला जाता है और जाजू सिम्बा को घर वापस ले जाता है। जब सिम्बा अपने दोस्तों की ओर जाने लगता है तो एक कीड़ा उसके सामने से गुजरता है, जो कि एक जिज्ञासु बिल्ली की तरह सिम्बा उस कीड़े के साथ खेलने लगता है और खेलते खेलते चट्टानों पर चढ़ जाता है और खेलते हुए वह स्कार की मान तक पहुंच जाता है। जोश से भरा हुआ सिम्बा उत्साहित होकर राजा बनने की बात करने लगता है। तभी स्कार उसे रोकता है और पूछता है, क्या मुफासा ने तुम्हें अंधेरी भूमि के बारे में कुछ बताया है? जब सिम्बा मना करता है तो स्कार उसे बताता है कि वह जगह हाथियों का कब्रिस्तान है और सभी बड़े शेर वहां जाते हैं ताकि यह साबित कर सकें कि वे मजबूत और बहादुर हैं। अपने चाचा की यह बात सुनकर सिम्बा बहुत उत्साहित हो जाता है और वहां जाने का मन बनाता है। वह अपनी दोस्त नाला को साथ चलने के लिए बुलाता है, लेकिन नाला को डर होता है कि वे रास्ता भटक सकते हैं, इसीलिए वे जाजू को उनके साथ आधे रास्ते तक जाने के लिए कहती है। रास्ते में सिम्बा नाला को हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में बताता है। तब नाला कहती है, पहले हमें जाजू से छुटकारा पाना होगा। फिर दोनों शावक चालाकी से जाजू को भटकाने की योजना बनाते हैं। वे उसके साथ खेलने लगते हैं और फिर राजहंस और झेबरा के झुंड के बीच दौड़ लगाते हैं ताकि जाजू उन्हें ठीक से न देख पाए। जब वे हाथियों और झेबराओं से आगे निकल जाते हैं तो दोनों शावक लंबी घास में छिप जाते हैं और सफलतापूर्वक जाजू को खो देते हैं। जाजू दूसरे पक्षियों के बीच फंस जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। अब सिम्बा और नाला खेलते खेलते आगे बढ़ते हैं। वे आपस में कुश्ती करने लगते हैं। नाला अचानक सिम्बा पर कूदती है और उसे एक पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। अब नाला भविष्य के राजा सिम्बा के ऊपर खड़ी होती है। सिम्बा उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी नाला आगे देखती है और उसे एहसास होता है कि वे हाथियों के कब्रिस्तान तक पहुंच चुके हैं। नाला डरकर कहती है, हमें वापस जाना चाहिए, हम राज्य की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन सिम्बा इस रोमांचक खोज को लेकर बहुत उत्साहित होता है और उसकी बात को अनसुना कर देता है। वह हाथी की हड्डियों के बीच से गुजरता हुआ एक गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह उस जगह का पता लगाने लगता है तभी नाला उसे चेतावनी देती है कि अंधेरा हो रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी लकड़बग्घों का एक झुंड अचानक पीछे से आता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। शेनजी लकड़बग्घों का नेता हंसते हुए कहता है, मैं राजा के बेटे को खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, और वह सिम्बा की तरफ बढ़ता है। उसी समय जाजू वहां पहुंचता है और लकड़बग्घों से कहता है, उन्हें छोड़ दो, अगर तुमने हमला किया तो यह मुफासा के खिलाफ युद्ध होगा। लेकिन शेनजी परवाह नहीं करता और सिम्बा पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी जाजू उसे रोक लेता है और शेनजी के चेहरे पर पंजा मारता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर सिम्बा और नाला एक भूमिगत सुरंग में घुस जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे फिर से लकड़बग्घों के बीच फंस जाते हैं। जब लकड़बग्घे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं तभी मुफासा गुस्से से दहाड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से लकड़बग्घों पर हमला कर देता है और वे डर कर पीछे हट जाते हैं। इसके बाद मुफासा लकड़बग्घों को चेतावनी देता है कि मेरे बेटे के पास दोबारा मत आना। शेनजी डर कर कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, और सिम्बा और नाला को छोड़ देता है। जब सिम्बा सुरक्षित हो जाता
आते हैं तो मुफासा जाजू से कहता है नाला को घर ले जाओ। इसके बाद मुफासा सिम्बा से अकेले बात करने के लिए रुकता है। वह सिम्बा से कहता है कि उसने राज्य के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। गंभीर बातचीत के बाद मुफासा अपने बेटे के साथ खेलने लगता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। जब दोनों थक जाते हैं तो वे रुककर रात के आसमान में सितारों को देखते हैं। मुफासा सिम्बा से कहता है कि पुराने महान राजा इन्हीं सितारों के बीच रहते हैं और रात में वर्तमान राजाओं का मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं। उधर स्कार लकड़बग्घों से मिलने जाता है। उसे लगता है कि मुफासा उस पर हमला करना चाहता है। बाकी शिकारी लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। तभी वे स्कार को पहचान लेते हैं। स्कार कहता है कि उसने सुना है कि अंधेरे प्रदेशों में अकाल फैला हुआ है, इसलिए उसने 2 शावकों को उनके लिए खाने के लिए भेजा था, लेकिन सिम्बा फिर से वापस लौट आया। लकड़बग्घे कहते हैं कि अब वे उसी को खा लेंगे, लेकिन तभी स्कार जवाब देता है कि वह उन्हें और भी बहुत कुछ दे सकता है। शेंजी पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। स्कार कहता है कि वह उनका पेट भर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसकी मदद करनी होगी ताकि वह नया राजा बन सके। इसके बाद स्कार कहता है कि मुफासा को खत्म करना होगा। जब वह राजा बनेगा तो लकड़बग्घे भी भरपेट खा सकेंगे। भले ही यह योजना पागलपन लगे, लेकिन शेंजी और बाकी लकड़बग्घे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कार उन्हें अपनी योजना बताता है कि वह राज्य पर कब्जा कैसे करेगा। अगली सुबह स्कार सिम्बा को एक घाटी में लेकर जाता है और कहता है कि शेरों को उनकी दहाड़ मिलती है। स्कार के मुताबिक यही तरीका है जिससे सिम्बा अपने पिता का विश्वास दोबारा जीत सकता है। सिम्बा उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और दहाड़ने की कोशिश करने लगता है। स्कार कहता है कि उसे अब जाना होगा, लेकिन वह बाद में वापस आकर सिम्बा को देखेगा। सिम्बा आसपास के जानवरों को देखता है और एक छिपकली पर दहाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हल्की म्याऊं की तरह निकलती है। तभी अचानक सिम्बा को महसूस होता है कि जमीन हिल रही है। वह चारों तरफ देखता है कि वाइल्डर बीस्ट का एक बड़ा झुंड घाटी में आ रहा है। उसे नहीं पता कि यह सब लकड़बग्घों की वजह से हो रहा है। डर कर वह एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और डर कर राजा के पत्थर पर खतरे के गुजरने का इंतजार करता है। तभी स्कार आता है और अपने भाई मुफासा को भगदड़ के बारे में बताता है। वह कहता है कि सिम्बा वहां है और उसे मदद की जरूरत है। बिना समय गंबाए जाजू और मुफासा तेजी से सिम्बा की ओर बढ़ते हैं। सिम्बा खुद को बचाने के लिए एक पेड़ की शाखा पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद मुफासा और जाजू वहां पहुंचते हैं। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे कूदता है। स्कार जाजू से कहता है कि वह शेरनियों को बुलाने जाए और इस तरह वह मुफासा के साथ अकेला रह जाता है। मुफासा तेजी से नीचे जाकर वाइल्ड बीस्ट के बीच में घुसता है ताकि सिम्बा तक पहुंच सके। वह भी उसी पेड़ की शाखा पकड़ता है जिसे सिम्बा ने पकड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक वाइल्डर बीस्ट मुफासा से टकरा जाता है। उसकी टक्कर से शाखा टूट जाती है और दोनों शेर नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी समय जब सिम्बा को लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी मुफासा अचानक प्रकट होता है। वह सिम्बा को अपने मुंह में पकड़कर चट्टान के ऊपर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है, लेकिन इसके बावजूद मुफासा को फिर से वाइल्डर बीस्ट टक्कर मारते हैं और वह पैरों तले रौंद दिया जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह भगदड़ से बाहर निकलने और घाटी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। जब मुफासा चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है तो स्कार वहां पहले से मौजूद होता है। मुफासा उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन स्कार सिर्फ उसे देखता रहता है। फिर अचानक वह अपने पंजों से मुफासा को पकड़ता है और उसके चेहरे पर खरोंच मारता है। इसके बाद वह उसे घाटी में धकेल देता है। मुफासा नीचे गिर जाता है और आखिरी वाइल्डर बीस्ट के पैरों तले कुचल दिया जाता है। चिंतित सिम्बा फिर से घाटी में जाता है और अपने पिता को ढूंढना शुरू करता है। जब वह घाटी के तल पर पहुंचता है तो देखता है कि मुफासा पहले से ही बेजान पड़ा है। हताश होकर सिम्बा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपने पिता के शरीर के पास लेट जाता है और रोता हुआ दूसरों के आने का इंतजार करता है। तभी स्कार फिर से प्रकट होता है और सिम्बा से पूछता है कि उसने क्या किया। वह सिम्बा पर आरोप लगाता है और कहता है कि अब हर कोई उसे सबसे बड़े अपराधी के रूप में देखेगा। डरा हुआ सिम्बा पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। स्कार उसे सलाह देता है कि वह जितनी दूर हो सके भाग जाए। वह सिम्बा से वादा करवाता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही सिम्बा वहां से भागता है, लकड़बग्घे प्रकट होते हैं। स्कार उन्हें आदेश देता है कि वे सिम्बा को खत्म कर दें। सिम्बा शिकारियों को देखता है और जितनी तेजी से भाग सकता है भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर वह फिसल जाता है और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। शेंजी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सिम्बा मारा गया है, इसलिए वह अन्य लकड़बग्घों को नीचे जाकर जांच करने के लिए कहता है, लेकिन लकड़बग्घे डर जाते हैं और जाने से हिचकिचाते हैं और बोलते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी जीवित नहीं रह सकता। वे शेंजी से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने शावक के शरीर को कुछ मीटर नीचे खा लिया है। इस बीच सिम्बा एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ रहता है और लकड़बग्घों के दूर जाने का इंतजार करता है। जब वे चले जाते हैं तो वह धीरे धीरे से बाहर निकलता है और रेगिस्तान की ओर बिना किसी दिशा के चलने लगता है। उधर स्कार अपने भाई मुफासा और सिम्बा की मृत्यु पर दुख जताते हुए एक भाषण देता है। वह कहता है कि वह समय पर घाटी तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उन्हें बचा नहीं पाया। हालांकि इसके बावजूद वह कहता है कि राज्य को एक नेता की जरूरत है। इसके बाद वह खुद को नया राजा घोषित कर देता है और सिंहासन ले लेता है। फिर राजा स्कार कहता है कि पूरे राज्य की देखभाल करना अकेले एक जानवर के लिए बहुत कठिन है। वह सभी को सुरक्षित रखने
रखने के लिए मदद की जरूरत बताता है और लकड़बग्घों को बुलाता है ताकि वे उसके साथ मिलकर शासन करें। दूसरी तरफ सिम्बा कई दिनों तक रेगिस्तान में अकेले भटकता रहता है। चलते चलते वह थक जाता है और हार मानकर गर्म रेत पर लेट जाता है। कुछ घंटों बाद गिद्धों का एक झुंड उसे मृत समझकर खाने के लिए आता है, लेकिन तभी पुम्बा वहां आता है और गिद्धों को भगा देता है। पुम्बा सिम्बा के पास जाता है और उसका हाल देखने की कोशिश करता है। तभी उसके सिर पर एक टिम्मोन चढ़कर जांच करने का फैसला करता है। जब उन्हें पता चलता है कि छोटा शेर अभी भी जीवित है तो टिम्मोन डरकर एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। लेकिन पुम्बा को लगता है कि सिम्बा अभी छोटा है और वे उसकी देखभाल कर सकते हैं। वह कहता है कि जब सिम्बा बड़ा हो जाएगा तो वह उनकी रक्षा कर सकेगा। जब सिम्बा होश में आता है तो पुम्बा और टिम्मोन अपना परिचय देते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन सिम्बा इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वह उदास महसूस करता है और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। टिम्मोन उसे समझाता है कि वह अपने अतीत को छोड़कर भविष्य को बदल सकता है। वह उसे हकुना मटाटा का मतलब सिखाता है, जो एक ऐसा दर्शन है जिसमें बिना किसी चिंता के जीवन जीने पर जोर दिया जाता है। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ चलते हुए एक नई जगह पर पहुंचता है, एक खूबसूरत घाटी जहां एक झरना भी बह रहा है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सिम्बा कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। इस पर टिम्मोन उसे बताता है कि अब उसे अपनी खाने की आदतें बदलनी होंगी। वह समझाता है कि अब वह जेब्रा और मृग जैसे जानवरों को नहीं खाएगा। इसके बाद टिम्मोन दिखाता है कि कैसे पुम्बा एक सूखी लकड़ी का तना खोलता है, जिससे तरह तरह के कीड़े बाहर निकलते हैं। हर कोई उन्हें खाने के लिए आता है। भले ही कुछ कीड़े जैसे कैटरपिलर टिम्मोन के आहार में न हों, सिम्बा धीरे धीरे इस नए आहार को अपनाने लगता है और कई वर्षों तक इसी तरह जीता है। इस दौरान वह एक युवा वयस्क शेर बन जाता है। दूसरी ओर राज्य की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हाइना और सूखे के कारण राजा के पत्थर के चारों ओर की जमीन वीरान हो चुकी थी। आखिरी बचे हुए जानवर भी क्षेत्र छोड़कर भागने लगे। नाला यह सब देखती है और कुछ करने की सोचती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। उसी समय झांझू आता है और सभी को बताता है कि अंतिम झुंड भी भाग चुका है, लेकिन लकड़बग्घे उसे रोक लेते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही झांझू वहां से जाता है, स्कार अन्य शिकारियों के साथ प्रकट होता है और साराबी से बात करने के लिए कहता है। हालांकि नाला इसका विरोध करती है, लेकिन मुफासा की विधवा पत्नी साराबी स्कार से मिलने जाती है। स्कार उसे भोज में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन साराबी कहती है कि वह बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हैं और यही वजह है कि सभी जानवर राज्य छोड़कर जा रहे हैं। स्कार जवाब देता है कि वह केवल अपनी सेना के साथ अपनी तकनीकों में सुधार कर रहा है। इसके बाद स्कार कहता है कि उसने उसे इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि वह उसे फिर से अपनी रानी बनने का मौका देना चाहता है। लेकिन साराबी उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। स्कार कहता है कि अन्य शेरनियां भी साराबी का अनुसरण कर रही हैं और इसी वजह से वे भी उसे अस्वीकार कर रही हैं। जाहिर है साराबी का इनकार स्कार को गुस्से में भर देता है और वह इसे अस्वीकार नहीं कर पाता। सजा के रूप में स्कार घोषणा करता है कि अब से लकड़बग्घे शेरनियों से पहले खाएंगे, यह कहते हुए कि वे आम तौर पर ज्यादा खाना नहीं छोड़ते। साराबी और अन्य शेरनियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन स्कार उनकी परवाह नहीं करता। नाला इस अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकती। वह तय करती है कि मदद लाने के लिए राज्य से भाग जाएगी। जब सभी सो जाते हैं तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर बिना किसी को बताए चट्टानों से गुजरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्कार जाग जाता है। वह हवा में सूंघकर यह समझने की कोशिश करता है कि कौन भागने की कोशिश कर रहा है। स्कार तेजी से शेरनी का पीछा करने लगता है और लगभग नाला को पकड़ ही लेता है। उसी समय झांझू प्रकट होता है और स्कार का ध्यान भटकाकर उसे दूसरी दिशा में ले जाता है। इसका फायदा उठाकर नाला बहुत दूर भागने में सफल हो जाती है। इधर सिम्बा अभी भी टिमोन और पुम्बा के साथ जंगल में मजे से रह रहा था। दीमक और कीड़े खाकर अपना पेट भर रहा था। एक दिन खाने के बाद तीनों दोस्त सितारों को देखने के लिए लेटते हैं। टिमोन सिम्बा से पूछता है कि वह सितारों के बारे में क्या सोचता है। सिम्बा जवाब देता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि अतीत के महान राजा आसमान में चमकते सितारों के रूप में रहते हैं और जीवित लोगों की देखभाल करते हैं। टिमोन और पुम्बा इस पर हंसने लगते हैं, जिससे सिम्बा थोड़ा परेशान हो जाता है। वह चुपचाप जंगल में चला जाता है और अकेले बैठकर आसमान की ओर देखने लगता है। तभी उसके बालों का एक गुच्छा ढीला होकर पास की जलधारा में गिर जाता है। जलधारा में बहते हुए वह गुच्छा आगे बढ़ता है और एक पक्षी उसे अपनी चोंच में उठा लेता है। पक्षी फर का उपयोग करके उड़ने लगता है, जो आगे एक महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा करता है। अंत में यह राफिकी के हाथों में आ जाता है। जैसे ही राफिकी इसे छूता है, उसे तुरंत एहसास होता है कि यह मुफासा के बेटे सिम्बा का है और किसी चमत्कार की तरह वह अब भी जीवित है। अगली सुबह टिमोन, पुम्बा और कुछ अन्य जानवर जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी नाला घास से बाहर निकलती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है। पुम्बा डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाला बहुत तेज होती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। भागता हुआ पुम्बा सीधा सिम्बा के पास पहुंचता है, जो बिना नाला को पहचाने अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए सामने आ जाता है। सिम्बा और नाला एक दूसरे को न पहचानते हुए लड़ने लगते हैं और दोनों शेरों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों शेर तब तक लड़ते रहते हैं जब तक नाला सिम्बा को नीचे नहीं गिरा देती। ठीक वैसे ही जैसे जब वह एक
शावक था। अचानक सिम्बा उसे पहचान लेता है और हैरान रह जाता है कि यह उसकी बचपन की दोस्त नाला है। सिम्बा उत्साहित होकर कहता है कि उसे यहाँ रहना पसंद आएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारा खाना है, लेकिन नाला उसे चेतावनी देती है कि स्कार अब हाइना के साथ मिलकर राज्य पर राज कर रहा है। वह सिम्बा से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन सिम्बा अभी भी अपने पिता की मौत का दोषी महसूस करता है और खुद को जिम्मेदार मानता है। नाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसका घर है और उसे वापस चलकर सब ठीक करना चाहिए। सिम्बा उसे अपना नया जीवन दिखाता है और नाला इस जगह की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। इसके बावजूद वह पूछती है कि वह कभी घर क्यों नहीं लौटा। वह उसे बताती है कि स्कार ने राज्य की जमीन को बर्बाद कर दिया है और अब सब कुछ नष्ट हो रहा है। नाला सिम्बा से कहती है कि उसे अपने चाचा का विरोध करना चाहिए और राज्य को बचाना चाहिए, लेकिन सिम्बा हताश होकर जवाब देता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह सुनकर नाला सिम्बा से कहती है कि वह स्वार्थी हो गया है और उसके पीछे आना एक बड़ी गलती थी। गुस्से और निराशा में वह तुरंत वहां से चली जाती है। सिम्बा अकेला रह जाता है और नाला के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचते हुए टहलने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात राफिकी से होती है, लेकिन सिम्बा उसे पहचान नहीं पाता और उसे एक साधारण जानवर समझता है। राफिकी अजीब तरीके से व्यवहार करता है। सिम्बा रफीकी से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन रफीकी जवाब देता है कि उसे खुद को ढूंढने में मदद करने की जरूरत है। शेर को लगता है कि बंदर पागल है, इसलिए वह अपना रास्ता जारी रखता है। तभी रफीकी कहता है कि उसने मुफासा के बेटे को अपनी गोद में रखा था। यह सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह उसके पिता को जानता था। रफीकी जवाब देता है कि वह अब भी उन्हें जानता है क्योंकि मुफासा जीवित है। रफीकी सिम्बा से कहता है कि वह उसे उसके पिता के पास ले जाएगा और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। उम्मीद से भरकर सिम्बा रफीकी का पीछा करता है। जब तक कि वे नदी के किनारे नहीं पहुंच जाते, तब रफीकी उससे पूछता है कि क्या वह कुछ देख सकता है और बताता है कि मुफासा उसके अंदर ही रहता है। उसी समय आकाश में एक बड़ा तूफान आता है और मुफासा बादलों के बीच प्रकट होकर सिम्बा से बात करता है। वह कहता है कि सिम्बा को जीवन चक्र में अपना स्थान लेना चाहिए और राजा बनना चाहिए। अंत में मुफासा कहता है कि वह हमेशा सिम्बा के साथ रहा है और उसे याद रखना चाहिए कि वह कौन है। अपने पिता की बातों से सिम्बा भावुक हो जाता है और अपने राज्य में वापस लौटने का फैसला करता है। वह नाला को खोजने के लिए दौड़ना शुरू करता है। कई घंटों तक रेगिस्तान में दौड़ने के बाद वह नाला को ढूंढ लेता है और कहता है कि उन्हें घर लौटना होगा। दोनों एक साथ दौड़ते हुए घाटी तक पहुंचते हैं, जहां सिम्बा देखता है कि उसका राज्य क्या बन चुका है और वह अपने पिता के शब्दों को याद करता है कि उसे सूर्य से छुए जाने वाली हर चीज की रक्षा करनी चाहिए। तभी जाजू आता है और सिम्बा को देखकर खुश हो जाता है। टिमोन और पुम्बा भी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वे सिम्बा के साथ लड़ेंगे। वे अपने दोस्त का हर तरह से समर्थन करने का वादा करते हैं। सिम्बा हाइना की गतिविधियों को देखता है और कहता है कि उन्हें ध्यान भटकाने के लिए जीवित चारा का इस्तेमाल करना होगा। टिमोन को हाइना को लुभाने की जिम्मेदारी मिलती है। पेड़ पर बैठा रफीकी ये सब देख रहा होता है। वह अपनी पुरानी छड़ी उठाता है और स्कार से लड़ने के लिए तैयार होता है। स्कार सराबी से बात करता है और एक बार फिर उसे अपनी रानी बनने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सराबी कहती है कि वह मुफासा की तरह महान नहीं है। गुस्से में स्कार सराबी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा सही समय पर आकर उसे रोक देता है और अपनी माँ से दूर रहने का आदेश देता है। सराबी और शेरनियाम सिम्बा को देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन स्कार घबरा जाता है। अपनी गलती छिपाने के लिए स्कार लकड़बग्घों को दोष देने लगता है। नाला कहती है कि स्कार का समय खत्म हो गया है और शेरनियों को सिम्बा के साथ लड़ने के लिए बुलाती है, लेकिन स्कार चालाकी से कहता है कि बात को हिंसा तक नहीं ले जाना चाहिए और दिखाता है कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक वैसे ही जैसे सिम्बा ने किया था। नाला हैरान होकर पूछती है कि उसका क्या मतलब है। स्कार चालाकी से सिम्बा पर दबाव डालता है कि वह कबूल करे कि उसने मुफासा को खत्म कर दिया। सिम्बा खुद को दोषी मानकर चुप हो जाता है और स्कार उसे बार बार दोष देने लगता है। पीछे हटते हटते सिम्बा चट्टान के किनारे पहुंच जाता है और फिसल कर लटक जाता है। उसी समय बिजली गिरने से सूखी घास में आग लग जाती है और चट्टान के नीचे आग फैलने लगती है। स्कार अपने भतीजे को लटकता देखता है और कहता है कि यह दृश्य उसे जाना पहचाना लगता है। ठीक वैसे ही जैसे मुफासा के समय हुआ था। वह बताता है कि उसने नीचे झांका था और मुफासा की आंखों में डर देखा था, ठीक वैसे ही जैसे अब सिम्बा की आंखों में देख सकता हूँ। इसके बाद स्कार सिम्बा पर अपना पंजा रखता है और धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है कि असल में वही मुफासा की मौत का असली जिम्मेदार था। यह सुनते ही सिम्बा गुस्से से भर जाता है और स्कार के चेहरे पर जोर से पंजा मारता है। इसके बाद वह पूरी ताकत लगाकर चट्टान पर चढ़ जाता है और अपने चाचा का सामना करता है। स्कार तुरंत खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है और सिम्बा पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। इसी समय सारा भी बोल उठती है कि स्कार हमेशा कहता था कि वह घाटी में देर से पहुंचा था, लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। यह सुनकर स्कार गुस्से में आकर लकड़बग्घों को आदेश देता है कि वे सभी शेरों को खत्म कर दें। नाला शेरनियों का नेतृत्व करते हुए जवाबी हमला करती है, जिससे शेरों और लकड़बग्घों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दूर टिमोन और पुम्बा एक गुफा में छिप जाते हैं, यह सोचकर कि वे लकड़बग्घों से बच गए हैं,
लेकिन वे गलत साबित होते हैं क्योंकि अचानक शिकारी उनके पीछे आ जाते हैं। अब टिमोन के पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता और वह लकड़बग्घों पर हमला कर देता है। आखिरकार वे लकड़बग्घों को राजा के पत्थर की ओर पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। शेर और लकड़बग्घे लड़ते रहते हैं जबकि आग पूरे युद्ध के मैदान में फैलने लगती है। इसी बीच शेनाजी नाला को देखता है और कहता है कि वह इस पल का सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन नाला जवाब देती है कि वह अब शावक नहीं रही, वह पूरी तरह तैयार है। इसके बाद वह पूरी ताकत से शेंजी पर हमला कर देती है। झांझू भी लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फंस जाता है। तभी राफिकी अपनी छड़ी से लकड़बग्घों पर वार करता है और झांझू को बचा लेता है। इसके बावजूद शेर संख्या में कम है और मुश्किल में पड़ जाते हैं। नाला लगभग शेंजी से हार जाती है, लेकिन आखिरकार उसकी गर्दन पर वार कर उसे चट्टान से नीचे गिरा देती है। अन्य शेरनियां भी लकड़बग्घों से लड़ती हैं और उन्हें हरा देती हैं। जब लकड़बग्घों को समझ आता है कि वे जीत नहीं सकते तो वे भागने का फैसला करते हैं। दूर से सब कुछ देख रहा स्कार भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसे जाने नहीं देता और उसका पीछा करता है। सिम्बा अपने चाचा को पहाड़ की चोटी पर फंसा देता है, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। डर कर स्कार दया की भीख मांगता है और लकड़बग्घों पर आरोप लगाता है कि उन्होंने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है, और यह भी कहता है कि उसकी योजना थी कि वह उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन स्कार यह नहीं जानता कि लकड़बग्घे उसकी यह बात सुन रहे हैं। सिम्बा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तब स्कार भावुक होने का नाटक करता है और सिम्बा से दया की गुहार लगाता है। सिम्बा आखिरकार उसे माफ कर देता है, लेकिन उसे राज्य छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने को कहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में स्कार ने उसे कहा था। स्कार जाने का नाटक करता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही होता है। जैसे ही वह जाने लगता है, वह गर्म कोयले का एक गुच्छा उठाकर सिम्बा के चेहरे पर फेंक देता है। सिम्बा पीछे हटता है, लेकिन फिर अपने चाचा के पीछे जाता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार सिम्बा स्कार को ऊंचाई से गिरा देता है, ठीक वैसे ही जैसे स्कार ने मुफासा के साथ किया था। हालांकि स्कार गिरने से बच जाता है और नीचे बचे हुए लकड़बग्घों के पास आ जाता है। स्कार हमेशा की तरह चालाकी दिखाने की कोशिश करता है और लकड़बग्घों को धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन वे पहले ही उसकी सारी बातें सुन चुके होते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि स्कार ने उन्हें धोखा दिया है। बिना एक पल गंवाए वे सब उस पर हमला कर देते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। फिर कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पूरे राज्य में लगी आग बुझ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। फिर राफिकी सिम्बा के पास आता है और उसे नए शेर राजा के रूप में ताज पहनाता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा के सपने को पूरा करता है और राज्य को दोबारा समृद्धि की ओर ले जाता है। सो इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।